मई महीने की चिलचिलाती धूप में दिनेश बैजनाथपुर रेलवे स्टेशन से अपनी पुरानी जंग लगी हुई साइकिल पर बैठकर कुछ सोचते हुए घर की तरफ जा रहा था। धूप से बचने के लिए सिर पर गमछी से पगड़ी बनाकर ढांक लिया, जिसका पिछला हिस्सा मंद हवा के झोंके में धीमी गति से लहर रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं। मैट्रिक की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुका था। नई सरकार आ जाने के बाद तो वैसे भी मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना इतना आसान काम नहीं रहा है। परीक्षा में अब चोरी तो चलती नहीं है। चीटिंगबाजी का जमाना तो कब का खत्म हो गया। पिछली बार तो दिनेश 10 अंकों से परीक्षा पास करते करते अटक गया, लेकिन तीसरी बार तो उसे उम्मीद है कि वह हर हालत में परीक्षा पास कर जाएगा। इन सारी बातों को सोचते सोचते रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर बढ़ा ही था कि कुछ दूरी से किसी ने पुकारा, दिनेश, कहाँ से आ रहे हो? मैं 3 दिनों से तुझे खोज रहा था। आ जाओ, बैठकर तारी पीते हैं। अरे शंभू, कैसे हो? सहरसा गया था ममता दीदी को संदेश पहुंचाने के लिए। चल मेरे साथ, आज की शाम तारी के नाम हो जाए। जल्द ही शाम ढलने वाली है। शाम ढलते ही गर्मी से राहत मिल जाएगी। ये कहकर शंभू दिनेश के साथ अपना घर पर आया और उसने मचान के सहारे साइकिल खड़ी कर दी। दोनों आंगन में आ गए। माँ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। माँ, हम दोनों शाम के 7 बजे तक घर आ जाएंगे। दिनेश के लिए भी खाना बना लेना और बाबा को बोल देना कि आज वह खुद से भैंस दुह ले। सिर हिलाते हुई माँ ने हाँ में हाँ मिलाया। शंभू एक बाल्टी लेकर दिनेश की साइकिल पर पीछे बैठ गया और दिनेश दोबारा पटरी के किनारे किनारे साइकिल भगाने लगा। आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर पटरी से कुछ दूर हटकर खेत में तार के 8-9 गगनचुंबी दरख्त दिखाई देने लगे। थोड़ा हटकर आम का एक घना बागान था। पास में एक घास फूस की झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी में सुखन पासी की पत्नी तारी मकई, चना और चूरे का भुजा बेच रही थी। पास में गांव के 3-4 लोग तारी पी रहे थे। शंभू ने सुखन पासी की पत्नी से पूछा, सुखन कब तक आएगा? उसने मेरे गाछ से तारी उतारी। महिला ने एक ग्राहक को चने का भुजा देती हुई जवाब दिया, सब गांव गया है तारी उतारने के लिए। आपके तार से अभी तक तारी नहीं उतारी है। वापस आता ही होगा, अभी रास्ते में होगा। आप दोनों यहाँ बैठकर आराम करो। ये कहकर महिला ने उन दोनों की तरफ एक चटाई बढ़ा दी। वे दोनों बैठकर सुखन पासी की राह देखने लगे। 10 मिनट बाद सुखन ने झोपड़ी के पास दस्तक दी और साइकिल से 1 ग्राम तारी निकालकर पत्नी के पास रख दी। उसके बाद शंभू और दिनेश की तरफ मुड़कर बोला, भैया, क्या आज भी तारी पिएंगे? इस पर शंभू ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। सुखन शंभू से एक सिगरेट मांगकर पीने लगा और 10 मिनट आराम किया। फिर आलसी के साथ जम्भाई लेते हुए उठा और बोला, चलिए शंभू बाबू मेरे साथ, आपको ताज़ी तारी उतार कर देता हूँ। दोनों बाल्टी लेकर सुखन पासी के पीछे पीछे चलने लगे। पश्चिम से सूरज अपना विशाल आकार में तार के पेड़ पर रोशनी की बौछार कर रहा था और धूप हर पल बड़ी तेजी से कमजोर और धीमी होती जा रही थी। सुखन 5 मिनट के अंदर ही तार पर चढ़ चुका था और हर मटके से तारी निकालकर एक मटका में जमा कर रहा था। 10-15 मिनट के अंदर नीचे उतरा और शंभू की बाल्टी में ताज़ी तारी डाल दी। अब झोपड़ी में वापस आकर दोबारा चटाई पर बैठ गए और सुखन से शीशे के 2 गिलास और चने का भुजा लेकर तारी पीने लगे। आधा घंटा बाद दिनेश के ऊपर गर्म तारी अपना करिश्मा दिखाने लगी। वह अब नशा के हल्के सुरूर में था। सुबह की तारी तो दूध की तरह निर्मल और लाभदायक होती है, उसमें नशा तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन शाम की तारी पूरा दिन तेज धूप में तपती रहती है, उबलती रहती है और उसे पीते ही झट से नशा सर पर सवार होने लगता है। शाम की तारी सुनामी और चक्रवात की तरह पेट में चक्कर लगाने लगती है। नशे में मदहोश होकर दोनों दोस्त इधर उधर की बात करने लगे। एक गिलास तारी घटकते हुए शंभू बोला, दिनेश, तुम मेरे ससुराल मानसी चलो मेरे साथ। वहां तुझको बकरे और मुर्गे का मांस खिलाऊंगा, साथ में विस्की की बोतल भी रहेगी। जमकर मेहमानी करेंगे। मेहमानों की तो मेरे ससुराल में जमकर खातिरदारी होती है, ये तो तुम भी जानते हो। वे लोग मेहमान नाबाजी में हम लोगों से भी काफी आगे हैं। असल गुआर यादव तो वही लोग हैं। हम लोग तो सिर्फ नाम के जादव हैं, लेकिन वे लोग काम के जादव हैं। इसे सुनकर दिनेश की बाछें खिल उठी। बकरे का गोश्त और विस्की का नाम सुनते ही उसके मुंह से पानी और लार टपक पड़े। शंभू के बाद उसने भी गिलास में बची हुई तारी की आखिरी बूंद झटके से पीकर गिलास को जमीन पर रख दिया। आंखें तिरछा करते हुए बोला, पिछली बार जब मैं तुम्हारी बारात में गया था तो मजा आ गया। एक से एक टंच माल तुम्हारे ससुराल में है। मैंने वहां कुरूप लड़कियों के साथ साथ कई सुंदर लड़कियां भी देखी।
तुझे याद है, मानसी स्टेशन पर ट्रेन की बोगी से उतरते ही लड़की के घर तक जमकर हंगामा बढ़ पाया था। तुम घोड़ा पर दूल्हा बनकर बैठा हुआ था और मैं नशे में मस्त होकर तुम्हारे आगे ढोल और नगाड़े की धुन पर नाच रहा था। फिर महफिल सजी और मैंने महफिल में बाराती पार्टी की तरफ से माइक उठाकर सबका अभिनंदन किया था। तूने मंडप में अपनी पत्नी के गले में माला डाली और उसने भी तेरे गले में माला डाली। तूने अपनी पत्नी के हाथ में हाथ डालकर मंडप के कई चक्कर लगाया और पूरी जिंदगी साथ साथ जीने मरने के फेरे लिए। मैं देर रात तक दोस्तों के साथ नाचता रहा। 3 बजे रात को सिंदूरदान हुआ था। तुम कितनी सुंदर सालियों से घिरा हुआ था। वाकई मजा आ गया शंभू यार। अगला रोज 4 बकरे काटे गए थे और दोस्तों के साथ जमकर शराब पियाई थी और पेट भरकर बकरे का मांस खाया था। इस पर शंभू हंसते हुए बोला, 3 साल गुजर गए, इस बार मेरे साथ चलोगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। जमकर रईसी करेंगे ससुराल में। जो लड़कियां 3 साल पहले बच्ची थीं, वे अब जवान हो गई हैं। ससुराल तो अय्याशी का अड्डा होता है। मेरे ससुराल का तो मजा ही कुछ और है। जी भरकर पिएंगे और मांस खाएंगे। 1 हफ्ता तक मेहमानी करेंगे। ससुराल से बड़ा स्वर्ग तो इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस पर दिनेश और शंभू दोबारा गिलास में तारी भरकर तेजी घटक गए। दिनेश गमछी से मुंह पोंछते हुए बोला, इस बार जरूर जाऊंगा तेरा ससुराल। लेकिन शंभू एक बात मुझे बता यार, वह जो गौरी लड़की थी, जो तुम्हारी शादी में हमेशा मंडप में तुम्हारे पास खड़ी थी, हमेशा उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान रेंगती रहती थी, वह बेहद खूबसूरत लड़की है। उसकी नाक कितनी लंबा थी, बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। उसका कितना ज्यादा मखमली और सपाट था। शक्लो सूरत काफी अच्छी थी। मुंह का कट कितना अच्छा था। अब तो वह पूरी तरह से जवान हो गई होगी। उसकी शादी हो गई क्या? शंभू ने जेब से एक सिगरेट निकलकर सुलगा लिया और एक कश लेते हुए बोला, तुम सरिता की बात कर रहे हो? वह इंटर में अभी पढ़ रही है। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। इसे सुनकर दिनेश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। उम्मीद की निगाह से शंभू की तरफ देखने लगा। इस बार दिनेश कुछ सोचते हुए गिलास में तारी उलेरने लगा। गांव में घनघोर अंधेरा छा गया था। सहरसा से मधेपुरा की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी की हॉर्न की आवाज नीरस अंदाज में दूर से सुनाई दे रही थी। झोपड़ी में लालटेन टिमटिमा रही थी। झोपड़ी के दूसरे कोने में गांव के 3-4 नौजवान तारी के नशे में जोर जोर से ठहाके मारते हुए बात कर रहे थे और बीच बीच में चिलम में गांजा भरकर कश लगा रहे थे। दिनेश तारी घटकते हुए बोला, यार मैं आज तक सरिता की खूबसूरत शक्ल को नहीं भूल पाया। अंदर ही सभी सुंदर लड़कियों की शादी हो चुकी है और बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। दूर से किसी की डांटने की आवाज आई, शंभू साले, आज फिर से तू गांजा पीने के लिए यहाँ आ गया। गांजा से कब तुझे मुक्ति मिलेगी? बेटा, इतना बार समझाया कि गांजा पीना छोड़ दो, लेकिन इस हरामी के भेजा में मेरी बात घुसती ही नहीं है। मेरे घर में ये नशेरी पैदा लिया है, कुल खानदान को कलंक का टीका लगा रहा है। साला, तारी पीने के बहाने यहाँ गांजा पीने आ जाता है। मैंने मन में ठान लिया है कि तारी का गाछ कटवा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। गांजा पीने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। माँ ने कब का खाना बनाकर रख दिया है, खाना कब का ठंडा पड़ चुका है। हर बार शंभू के पिताजी तारी के इस लंबे पेड़ को कटवा देना चाहता है, किंतु जब उसे अपने दादाजी की याद आ जाती है तो वो अपने इरादे से पीछे हट जाते हैं। उसे इस तार के पेड़ से बेहद लगाव है, क्योंकि उसके दादाजी ने ये पेड़ रोपा था आज से लगभग 100 साल पहले। दादाजी कब का स्वर्ग सिधार गए और अपने पीछे एक निशानी छोड़कर चले गए। इसी मोह की वजह से शंभू के पिताजी इस बूढ़े तार को काटने में सक्षम नहीं है। यह आवाज सुनकर दोनों झट से सतर्क हो गए। शंभू ने अंदर जेब में चिलम छुपा लिया। तब तक उसका बाप नजदीक आ गया था। शंभू भयभीत होकर बोला, बाबा जी, अंदर कोई गांजा पी रहा है। गांजा की बदबू यहाँ तक आ रही है। मैंने तो थोड़ी सी तारी पी ली और दिनेश से इधर उधर के गप्पे हाँकने लगा। सही में अंदर से गांजा की खुशबू आ रही थी। इसे देखकर पिताजी ने विश्वास कर लिया। वे दोनों पिताजी के साथ घर की तरफ निकाल पड़े। घर पर पहुंचकर उन्होंने साथ में खाना खाया और दिनेश भी शंभू के मचान पर ही बात करते करते सो गया। अभी मई का आखिरी हफ्ता चल रहा है। दिनेश बेसब्री से 25 जुलाई का इंतजार कर रहा है। उसके जहन में सरिता की सुंदर शक्ल, दिन के उजाले में ही चलते फिरते ख्वाबों में उसकी लंबी लंबी काली घुंघराली जुल्फ, बड़ी बड़ी काली आंखों, उसकी सफेद रुखसार को देखता रहता था। सरिता को एक बार चूमने की ख्वाहिश उसके दिल में अंगराए लेने लगती थी। इन सब बातों को सोचकर उसकी बेताबी और ज्यादा बढ़ने लगती थी।